नमस्ते सभी दोस्तों को। देखो, हम आपके सामने आज फिर से हाजिर हो गए हैं नई क्लास के साथ और नई पैटर्न के अकॉर्डिंग। हम आपको जो पढ़ा रहे हैं, पहले से पढ़ाते आ रहे थे, आज हम उसको आगे जारी रखेंगे। पहले से चल रहा था उसको। लोक नृत्य हम पढ़ रहे थे। लोक नृत्य के अंदर जनजाति नृत्य हमने सब लगभग समापन की ओर ही थे, लगभग समाप्त हो ही चुके थे और आज तो देखो हो ही जाएंगे। लेकिन उनमें क्या है, सिर्फ 2 ही और बचे हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा लंबा खींच गया टॉपिक। देखो, बीच में दीपावली भी आ गई थी, कई प्रकार की और भी समस्याएं आई जाती है। देखिए, हमारी टीम को भी बाहर जाना पड़ा था, वगैरह वगैरह जो भी था। फिर अगर अच्छा कंटेंट नहीं मिले तो मैं क्लास बनाता नहीं हूँ। मेरे को लगेगा कि अच्छा कंटेंट अब तैयार हो चुका है, उसके बाद में मैं क्लास शुरू करता हूँ, इससे पहले नहीं करता। क्योंकि नकलबाजी तो हर कहीं से कर सकते हैं, लेकिन नकल करने से ही थोड़ी हम इंसान आगे बढ़ सकते हैं। ना ही नकल करने से आपका सिलेक्शन होगा और ना ही कोई इंसान जिंदगी में कभी आगे बढ़ा है नकल करने से। खुद को पहचानो और खुद के अनुसार आगे बढ़ो, उसके अनुसार ही जिंदगी में आगे बढ़ा जा सकता है। एक कहानी भी है, आपको मैं बता ही देता हूँ आज। नकल करके कोई इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। जैसे पहले के ज़माने में, या फिर ज़्यादातर हमारे घर के अंदर और घर वालों को हम हमारे को बताते हुए सुना भी होगा आपने। चारों तरफ बहुत ज़्यादा सुन रखा होगा कि जो बंदर जो होते हैं वो नकल करने के अंदर बहुत माहिर होते हैं। मतलब बंदर नकल करने के अंदर माहिर होते हैं। हर किसी की पास से अगर कोई गाड़ी निकल रही है तो उसकी नकल, उसकी हॉर्न की नकल, और कोई दूसरा जानवर किस तरीके से क्रियाएं कर रहा है उसके नकल, किसी प्रकार की क्रियाएं करते हैं तो वो नकल करने के अंदर माहिर होते हैं। एक कहानी में देखो मैं आपको आज सुनाता हूँ नकल करने के क्या क्या नुकसान होते हैं। तो बंदरों ने भी अब तो नकल करना छोड़ दिया है, क्योंकि बंदर भी समझ के हैं कि नकल करने से हमारा ही मजाक बनता है, बाकी मिलता कुछ भी नहीं है। तो देखो, एक कहानी है, उस कहानी के माध्यम से अगर आपको कुछ पता चले तो अच्छा ही है। बाकी कहानी सुनिए एक बार। ऐसा है कि आपने पहले से कईयों ने सुन भी रखी होगी ये कहानी किस प्रकार की है, और इस कहानी को मैं आगे बढ़ाऊंगा। वैसे तो आपने जहाँ तक सुनी होगी मैं बताऊंगा कि आपने आज तक यहीं तक तो इसको सुन रखी है, आप आगे सुनिए। एक बार क्या है कि आपने पहले सुना होगा कि एक व्यक्ति है, टोपियाँ बनाने का काम करता है। अपने टोपियों को रोज वो बेचने के लिए अपने थैले में भरता है और लेके जाता है। एक बार क्या है कि ऐसे ही वो अपने थैले में टोपियों को भर करके लेके जा रहा था बेचने के लिए। अब रास्ते के अंदर उसको थकान हुई या प्यास वगैरह जो भी लगी, तो वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया आराम करने के लिए। जो भी करने के लिए आराम करने के लिए जैसे ही बैठा तो उस व्यक्ति को नींद आ गई। उस पेड़ के नीचे छांव थी, हार भी चुका था, थकान हो रही थी, तो उस पेड़ के नीचे बैठते ही छांव के अंदर उसको नींद आ गई। अब इतने में क्या है कि उस व्यक्ति ने ये नहीं देखा था कि इस पेड़ के ऊपर पहले से ही बंदर थे। तो उस व्यक्ति की आंख लगने के बाद, मतलब उसके सोने के बाद भी, सभी बंदर बारी बारी से ऊपर पेड़ से नीचे उतरते हैं और उतर के उस थैले के अंदर से सभी टोपियां लेकर के चल देते हैं। सभी टोपियां लेकर के ओढ़ करके ऊपर चले जाते हैं। अब क्या होता है, आपने सुना होगा कि जैसे ही उस व्यक्ति की आंखें खुलती हैं तो वो अपने थैले में देखता है कि उसके पास तो टोपियां है ही नहीं, सारी टोपियां गायब थी। वो चारों तरफ देखता है, उसको कुछ नहीं मिलता। आगे पीछे सभी लोगों को पूछता है, ढूंढता है, लेकिन मिलता नहीं है। फिर जैसे ही वो अपने थैले के पास दोबारा आता है और ऊपर देखता है पेड़ की तरफ, तो सभी बंदर टोपियां ओढ़ के बैठे हुए थे। अब उस व्यक्ति को भी ये पता था कि ये जो बंदर होते हैं वो नकल करने में माहिर होते हैं, तो क्यों ना मैं एक प्रयोग करके देख ही लूँ, क्या पता मेरी टोपी मेरे को मिल जाए। अब क्या हुआ कि एक टोपी उस व्यक्ति ने जो पहन रखी थी, उसने क्या किया कि अपनी टोपी को उतार कर, ऐसे घुमाकर उतार कर स्टाइल के अंदर आकर रोड पर फेंका। अब रोड पर फेंकने के बाद में ऊपर देखा तो सभी बंदरों ने भी उसकी नकल करते हुए अपनी टोपी को उससे भी अच्छी स्टाइल के अंदर घुमाकर नीचे फेंका। अब इतने में ही उस व्यक्ति ने सभी टोपी को उठाया और अपने थैले में बराबर चल दिए। पीछे बंदर देखते रह गए, उनको पता चल गया कि नकल करने का ये अंजाम होता है। अब यहाँ तक तो आप सभी ने ये कहानी सुनी होगी, कोई भी ऐसा नहीं है जिसने यहाँ तक ये कहानी नहीं सुनी हो। सभी ने ये कहानी बिल्कुल अच्छे से सुनी है, सभी जानते हैं। कई ने सुनी है, कई अपने बच्चों को सुना चुके हैं, कई सुनाने वाले होंगे। अब मैं आगे बताता हूँ। अब इसके अगला नेक्स्ट पार्ट तो सुनो। इसका अगला नेक्स्ट पार्ट ये है कि
कुछ सालों बाद के अंदर उसी व्यक्ति का बेटा भी यही काम करता है टोपियां बेचने का, और टोपी बेचने के लिए वो उसी रास्ते से निकलता है, उसी पेड़ के नीचे छांव में बैठता है, और छांव में बैठकर विश्राम करने के लिए जैसे ही वो वहां पर बैठना शुरू करता है कि उसको नींद आ जाती है। उसी पेड़ के नीचे उसके बेटे को नींद आ जाती है। अब नींद आ गई, सो गया, और उसी की जैसी परिस्थिति उसकी जैसी परिस्थिति उसी पेड़ के ऊपर पहले से बंदर बैठे हुए थे। अब सभी बंदर उतर के उस व्यक्ति के थैले के अंदर से जो भी टोपियां थी पहन लिए और ऊपर चढ़ गए। अब देखो जैसे ही वो उड़ता है और देखता है कि उसके थैले के अंदर तो टोपियां नहीं है। अब थैले के अंदर जैसे टोपियां नहीं है तो वो जाहिर सी बात है ढूंढेगा तो सही चारों तरफ। अब ढूंढा तो ऊपर देखा तो पता चला कि सभी बंदरों ने टोपियां पहन रखी है। अब टोपियां पहन रखी हैं तो उसने सोचा कि मेरे पिताजी ने एक बार मेरे को बताया था कि बंदर नकल करने के अंदर माहिर होते हैं, तो क्यों ना मैं अपने पिताजी का तरीका अपनाऊं और अपने टोपी को उतार कर फेंकूं, तो शायद ये क्या पता कि ये ऊपर से अपने टोपियां उतार दे। उस व्यक्ति ने वैसा ही किया, जैसा उसके पिताजी ने किया था वैसे ठीक वैसा ही उसके बेटे ने किया। उसने वैसे ही टोपी उतारी और स्टाइल के अंदर वहां पर बाहर रोड पे ऊपर फेंकी। अब इतने में ही क्या है कि एक बंदर जिसके पास में टोपी नहीं थी, मतलब उस थैले के अंदर जितनी टोपियां थी वो सभी बंदरों ने अपने सिर पर पहन ली, लेकिन एक बच गया था, एक बंदर। तो जैसे ही उस बंदर को वो टोपी दिखी तो तुरंत नीचे उतरता है और उस टोपी को उठ करके वापस ऊपर चढ़ जाता है। इतने में देख रहे हो व्यक्ति देखो समझ आता है कि जिंदगी बदल गई है। बंदर जानवर है एक तरह से, तो जानवर ही अपने आप को परिवर्तित कर रहे हैं, तो क्यों ना हम क्यों परिवर्तन नहीं करें। तो इससे यही सीख है कि अगर जानवर ही नकल करना, किसी की निंदा करना छोड़ चुके हैं, तो हम तो फिर भी इंसान हैं। हम क्यों नहीं छोड़ सकते कि अपने जीवन को, अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए, अपने परिजनों को सुख और शांति का वातावरण देने के लिए क्या हम अपने आप को परिवर्तित नहीं कर सकते। अगर जिंदगी के अंदर अपने परिवार को खुश नहीं रख सकते और खुश रखने के लिए अगर थोड़ा बहुत एडजस्ट नहीं कर सकते जिंदगी में कमती बेसी, अपना कंफर्टेबल जोन से बाहर नहीं आ सकते, तो ये जिंदगी किस काम की। कोई मतलब नहीं है ऐसी जिंदगी का जिससे कि आपके आसपास रहने वाले लोग ही खुश ना हो। इसीलिए कहता हूँ जिंदगी में नकल मत करो। अपने स्वभाव के अंदर जो आपके अंदर खूबियां हैं, जो आपके अंदर हैं, उसको बाहर निकालने की कोशिश करो। मैं चाहता तो किसी गाइड से आपको ये पढ़ा सकता था नकल कर करके, क्यों लगता है मेरे को इतना समय इतना वीडियो बनाने में। मैंने बोला था 2026 मार्च अप्रैल के बाद में जितने भी एग्जाम्स होंगे मैं तुरंत उनका कोर्स कंप्लीट करवाऊंगा, लेकिन उस समय तक मेरे को समय लगेगा क्योंकि मैं नोट्स बनाना शुरू कर रहा हूँ। पढ़ाना मेरी हॉबी है, इसलिए मैं इसके अंदर बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इसलिए मेरे को समय लगता है और समय लगेगा भी, जरूरी भी है लगना। मैं यूट्यूब पर इसीलिए आया हूँ कि किसी दिन तो किसी बच्चे को मेरे कंटेंट को देख करके जो भी सफलता एक बच्चे को मिल गई, उस दिन से मेरा काम शुरू हो जाएगा। उसके बाद में सब बच्चों को मैं यही बोलूँगा कि मैंने कंटेंट तैयार किया है अच्छे से, 3-4 किताबों से, ऑथेंटिक बुक्स से मैंने कंटेंट तैयार किया है, ना कि किसी गाइड से। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप भी उन किताबों को पढ़ो या फिर मेरे नोट्स पढ़ो, दोनों एक ही बात है। किसी भी स्टूडेंट का टाइम वेस्ट करने का मेरा कोई वो नहीं है मोटो, और ना ही मैं करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप बहुत सारी किताबें पढ़ो। स्टूडेंट के पास इतना टाइम नहीं होता, उसको एक सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ना होता, सभी सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। इसलिए सभी किताबों के अंदर मेहनत मैं कर रहा हूँ, सिर्फ एक कला संस्कृति और इतिहास के विषय की बात कर रहा हूँ, किसी और की नहीं। तो ऐसा ही है, जिंदगी की नकल करके किसी की निंदा करके आगे मत बढ़ो, बिल्कुल अच्छे से बढ़ो। जिंदगी एक खुशहाल जीवन है, इसको खूबसूरत तरीके से जियो और अपने परिवार को, अपने बड़े बूढ़ों को आदर करिए, तभी जिंदगी खुश हो सकती है। देखो वरना अकेले रहने में कोई मतलब नहीं है। देखो ये कहानी थी एक सीखने के लिए, थोड़ा सा मनोरंजन मान लो या फिर थोड़ी सी सीख मान लो। अच्छा ये क्लास के अंदर बता दे तो इसके बारे में थोड़ा प्रभाव पड़ता है स्टूडेंटों के। तो अब हम अपने टॉपिक को शुरू करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब देखो जैसे मैंने बताया था कि जनजातीय नृत्य हम पढ़ रहे थे और लगभग सभी जातियों के पढ़ रहे थे, 1-2 और बचे हैं वो देख लेते हैं अभी, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो मेरे साथ लिखते रहिएगा और जिन्होंने लिख लिया है वो सामने देखो, स्क्रीनशॉट का बाकी भी मैं मौका दूंगा फिर ले लेना। अब देखो अब है मेव, मेव जाति के नृत्य,
मेल जाति के नृत्य, मेल जाति के नृत्य। पहला है रणबाज। इसमें देखो क्या है रणबाज, ये है मेल जाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है, पुरुषों द्वारा किया जाता है। मेल जाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है। प्रमुख वाद्य यंत्र, प्रमुख वाद्य यंत्र है झांझ, एक तो झांझ है और एक है तुरही, झांझ और तुरही। फिर देखो दूसरे नंबर का है रतवई। रतवई इसमें देखो ये है मेल जाति की महिलाओं, मेल जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, महिलाएं इसमें हरी, ऐसा है देखो हरी चूड़ियां पहनती है, हरी चूड़ियां पहनती है। फिर इसके अंदर देखो वाद्य यंत्र, नहीं ये आएगा इसमें पुरुष, इसमें दमामा, और इसी का एक दूसरा नाम है टामक। दमामा या टामक वाद्य यंत्र बजाते हैं। देखो कोई विशेष नहीं है, सिर्फ मेल जाति के नृत्य याद रखिए, रणबाज और रतवई। इनके बारे में तो मैं नॉर्मली इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस बन भी जाए तो रेयर चांस है कि इनके बारे में बने, लेकिन बन जाए तो हम रिस्क नहीं लेंगे बिल्कुल भी। तो रणबाज देखो यह मेल जाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है। प्रमुख वाद्य यंत्र झांझ और तुरही। तो यह है मेल जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। महिलाएं इसमें हरी चूड़ियां पहनती हैं, पुरुष इसमें दमामा या टामक वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे देखते हैं और भी अच्छे से। अब देखो आगे, जब ये ले लिया हुआ स्क्रीनशॉट, आगे देखो हमारे को फिर ये कंप्लीट भी करना है। अब आगे देखो गुर्जरों का नृत्य। गुर्जरों के नृत्य, पहला है चरी। नृत्य का नाम है चरी नृत्य। इसके बारे में देखो, साथ में लिखते भी रहेगा, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो वो भी ले लेना। चरी नृत्य ये है किशनगढ़ अजमेर, किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है। और देखो इसके बारे में, इसमें
कलश, कलश के ऊपर, सिर पर जो कलश रखा जाता है चरी के रूप में जो कलश, जिसमें कलश के ऊपर दीपक जलता है, दीपक जलता है, जिसे कोडा कहते हैं, कोडा, जिसे कोडा कहते हैं, इसे कोडा कहते हैं। यह किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है। इसमें कलश के ऊपर दीपक जलता है, जिसे कोडा कहते हैं। और कलश में कपास के बीज बनवाना होगा। इसमें कपास के बीज बिनौला, बिनौला जलते हैं, बिनौला जलते हैं। कपास के बीज बिनौला जलते हैं, दीपक जलता है ना, तो उसके अंदर कपास के बीज बिनौला को जलाया जाता है। फिर आगे देखो, प्रसिद्ध नृत्यांगना, प्रसिद्ध नृत्यांगना है फल्गुबाई, फल्गुबाई। और अन्य है सुनीता रावत, मोहन सिंह गौड़। तो ये देखो चरी नृत्य, यह किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है। चरी, सिर के ऊपर चरी लेकर, चरी के रूप में ये जो कलश लिया जाता है वो लेकर, उसके अंदर जो दीपक जलता है उसके अंदर कपास के बीज बिनौला को जलाया जाता है। तो उस जो वो दीपक जलता है उसको तो कोडा बोलते हैं, और जो कपास के बीज होते हैं उनको बिनौला बोलते हैं, जलते हैं। बस इस प्रकार का ये नृत्य किया जाता है। एक बार देख लेना, बहुत अच्छे से किया जाता है वैसे तो, बाकी समझ में आ जाएगा। फिर प्रसिद्ध नृत्यांगना है फल्गुबाई, जो इस नृत्य को करते हुए प्रसिद्ध हुई। और वर्तमान समय में जैसे सुनीता रावत, मोहन सिंह गौड़ अच्छे कलाकार हैं जो इस नृत्य को करते हैं। और एक देखो गुर्जरों नृत्य में एक तो चरी नृत्य है, एक दूसरा है झूमर। ये झूमर नृत्य है, झूमर है ये नृत्य गुर्जरों के ही है। चरी और झूमर दो नृत्य हैं। वैसे आपको गाइडों के अंदर सिर्फ चरी नृत्य मिलेगा, लेकिन गुर्जरों के नृत्य चरी और झूमर दो हैं। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे देखते हैं आगे कौन से नृत्य आते हैं। अब देखो आगे, अब देखो ये व्यावसायिक नृत्य तो हमने कंप्लीट कर दिए हैं। व्यावसायिक नहीं, जनजातीय और जातीय नृत्य जो शुरू किए थे वो अब कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब ज्यादा नृत्य नहीं है, थोड़े बहुत ही बचे हैं, या मुश्किल से 2 या 3 किलो के अंदर कंप्लीट भी हो जाएंगे और पढ़ने में मजा भी आएगा आगे जाके। क्योंकि अब व्यावसायिक नृत्य हम लेने वाले हैं। व्यावसायिक नृत्य इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि पहले तो ये लोक नृत्य मतलब नॉर्मल नृत्य ही थे, लेकिन धीरे धीरे ये नृत्य ऐसे हैं कि
इनका पद संचालन, इनके अंदर जो क्रियाएं की जाती है नृत्य करते वक्त समय, इनके अंदर जो शरीर का संचालन किस प्रकार से किया जाता है, इसकी वजह से लोगों के लिए ये आकर्षित होते गए, लोगों को बहुत ज़्यादा आकर्षित करने लगे। इसलिए जो लोग इन नृत्यों को करते थे वो अपने जीवन यापन का पेशा इन्होंने इनको बना लिया। तो धीरे धीरे जैसे ही उनको आकर्षक लगने लगे तो वो विशेष आयोजन भी करने लगे नृत्यों का। तो आयोजन करते तो उनको मेहनत भी करनी पड़ती अच्छे नृत्य प्रदर्शन करने के लिए। तो वो धीरे धीरे पैसा लेने लग गए और धीरे धीरे इस तरह से ये उनके जीवन यापन का साधन बन गया। इसलिए ये व्यावसायिक नृत्य की श्रेणी में आते थे, इसलिए बोलते हैं इनको व्यावसायिक नृत्य। वैसे कोई स्पेशल इनका बंटवारा नहीं है कि ये व्यावसायिक है, धीरे धीरे प्रचलन के अंदर आते गए और आकर्षक बनते गए, लोगों को पसंद आते गए, इसलिए ये व्यावसायिक नृत्यों की श्रेणी में आ गए। तो 4-5 नृत्य हैं, इतने ज़्यादा भी नहीं है। तो जो व्यावसायिक नृत्यों के अंदर विशेष तौर से फेमस है, बाकी तो और धीरे धीरे आते जाएंगे, जैसे लोगों को पसंद आते जाएंगे तो उस हिसाब से आते जाएंगे। बाकी जो भी है मैं पहले नाम लिखा देता हूँ, फिर हम पढ़ना शुरू करेंगे और आज लगभग शायद इस क्लास के अंदर कंप्लीट भी कर देंगे। तो देखो अब पढ़ने वाले हम सेकंड या थर्ड जो भी है आप लगा लेना हो तो व्यावसायिक नृत्य। हम देखो इस परिभाषा लगाएंगे तो क्या जरूरत है, व्यावसायिक नृत्य कौन से होते हैं। नॉर्मली है ना, ये एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा आपसे, कभी भी आप टेंशन लो ही मत कि ये पूछेगा व्यावसायिक नृत्य कौन से होते हैं, कभी नहीं पूछेगा आपसे। आप तो सिर्फ इतना ध्यान रखो कि व्यावसायिक नृत्य होते कौन से। तो देखो पहला है भवाई नृत्य, दूसरा है तेरह ताली, तेरह है ताली, तेरह ताली नृत्य। फिर तीसरा है कच्ची घोड़ी, फिर चौथा है शहरी नृत्य, फिर 5वां है भवाई नृत्य, तेरह ताली नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य, चरी नृत्य और कालबेलिया नृत्य। देखो चरी नृत्य और कालबेलिया नृत्य मैंने जनजातियों के अंदर पढ़ा दिया, लेकिन इनको व्यावसायिक नृत्यों का दर्जा मिला हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। इनको हम पहले पढ़ चुके हैं। मैंने व्यावसायिक नृत्य बताया कि ये है, तो इसलिए हमने पहले पढ़ लिया इनको, अब यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। मैंने सिर्फ नाम लिखा है व्यावसायिक नृत्यों की श्रेणी में कौन कौन है। जल्दी से एक बार इनको उतार लो, फिर इनके बारे में देखते हैं। अब देखिए व्यावसायिक नृत्य पढ़ेंगे हम, मैंने मिटा दिया है जगह की वजह से। अब देखिए ये पहला लेते हैं हम भवाई नृत्य। भवाई नृत्य, अब देखो भवाई नृत्य आपने शायद कभी देखा हो बहुत पहले, तो कहीं यूट्यूब पर या प्रत्यक्ष में तो बहुत कम देखा होगा। मैं एक बार बता देता हूँ। भवाई नृत्य होता है इसके अंदर हम सिर पर तो देखो मटके रखे जाते हैं, कितने भी रख सकते हैं, वो अपने ऊपर है क्षमता कि हम कितनों को मेंटेन करते हैं। हालांकि उनके अंदर वजन नहीं होता,
वजन वाले नहीं होते हैं और ना गिरने नहीं रहते, नॉर्मली 7 से 8 मटके तो रखे जाते ही हैं और फिर उनको मेंटेन करना। जैसे एक इसकी नृत्यांगना है जिनका नाम है अस्मिता काला, उन्होंने 111 घड़े 111 घड़े या मटके 111 मटके सर पर रखकर, आप सोच रहे होंगे कि 111 मटके इतना वजन वगैरह, तो मटके इतने बड़े कोई मटके नहीं होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे मटके होते हैं, वो बिल्कुल छोटे छोटे जो जो एक आकार बना हुआ होता है बड़ा नॉर्मल, उसके अंदर वो पिरोए हुए होते हैं 111 मटके, उस हिसाब से सिर पर रख कर फिर नृत्य किया जाता है। तो 111 सबसे ज्यादा 111 मटकों का नृत्य प्रसिद्ध है। अस्मिता काला एक नृत्यांगना है, इस नृत्य के अंदर उन्होंने किया था और लिम्का बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में उन्होंने अपना नाम दर्ज भी करवाया था। शायद साल 2011 के लगभग की बातें हैं। और इसके अंदर क्या होता है कि जैसे सिर पर तो गड़े होते हैं, नीचे क्या है कि सिर पर गड़े या मटके रहते हुए नीचे अपने मुंह से रुमाल उठाई जाती है। अब सोचो किस हिसाब से उठाई जाती होगी, नीचे तलवार के ऊपर, कांच के ऊपर, गिलास के किनारों के ऊपर, थाली के किनारे के ऊपर नृत्य किया जाता है। तो सोचो अपने आप के अंदर ये कितना अद्भुत दृश्य होगा देखने के समय। इस प्रकार नृत्य इसके अंदर किए जाते हैं। इसके साथ ही इसके अंदर शरीर का जो संचालन होता है, जो लय होती है, लय का मतलब जैसे कोई ढोलक बजाया जाता है इसके अंदर, वैसे तो ढोलक मान लो या कोई भी गीत मान लो, उसके हिसाब से जो पद संचालन किया जाता है वो उस हिसाब से लय, वो सब चीजें इसके अंदर देखने लायक होती हैं। 7 से 8 नॉर्मली मटके रखकर नृत्य किए जाते हैं, बाकी कितने भी रख सकते हैं वो अपने ऊपर है कि हम मेंटेन कितनों को कर सकते हैं। तो इस तरह से भवाई नृत्य एक तरह से व्यावसायिक नृत्य के अंदर सबसे सर्वप्रथम बिल्कुल सिरमौर नृत्य है। तो एक बार देखना, मैंने इतनी खूबियाँ तो बताई दी है, बाकी एक बार जब आप देखोगे अच्छे तरीके से तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। बाकी हम पढ़ते हैं, हमारे को फैक्ट भी याद करने पड़ेंगे, देखने के साथ में किस प्रकार के किया जाता है, किस प्रकार से होता है वगैरह, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन जो मैं यहाँ पर फैक्ट लिखा हूँ उस दिन के अंदर से क्वेश्चन बनेगा। बाकी भवाई नृत्य एक अपने आप में व्यावसायिक बहुत अच्छा नृत्य है, एक बार देखना इसको, आपको भी मजा आएगा देखने के अंदर। देखो आगे बढ़ते हैं हम। पहला तो लिखो, देखो इसके प्रवर्तक। प्रवर्तक है बागोजी। बागोजी व नागोज। बागोजी व नागोज। फिर देखिए आगे, प्रवर्तक है बागोजी व नागोज। प्रवर्तक बागोजी व नागोज। देखो, इसे सर्वप्रथम जोधपुर की कृष्णा व्यास छंगाणी ने प्रस्तुत किया था। सर्वप्रथम जोधपुर की कृष्णा व्यास छंगाणी ने प्रस्तुत किया था। फिर आगे देखो, किया था गुजरात के मटका नृत्य। गुजरात के मटका नृत्य से उत्पन्न, गुजरात के मटका नृत्य से उत्पन्न यह है नृत्य भवाई समुदाय द्वारा गुजरात के मटका नृत्य से उत्पन्न यह नृत्य भवाई समुदाय द्वारा उदयपुर संभाग में किया जाता है। उदयपुर संभाग में किया जाता है। उदयपुर संभाग में किया जाता है। फिर देखिए, उदयपुर संभाग में किया जाता है। इस नृत्य की
इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना। प्रसिद्ध नृत्यांगना, इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है अस्मिता काला। अस्मिता काला है जिन्होंने 111 मटके सिर पर रखकर 111 मटके सिर पर रखकर नृत्य किया तथा लिम्का बुक रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया। तो देखो ये है भवाई नृत्य प्रवर्तक बागोजी व नागोजी। इसे सर्वप्रथम जोधपुर की कृष्णा व्यास संघानी ने प्रस्तुत किया था। गुजरात के मटका नृत्य से उत्पन्न यह नृत्य भवाई समुदाय द्वारा उदयपुर संभाग में किया जाता है। इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना अस्मिता काला है जिन्होंने 111 मटके सिर पर रखकर नृत्य किया, लिम्का बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया। तो ये है, अभी थोड़ा बहुत और बचा, ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसको कंप्लीट करेंगे थोड़ी देर में। तो आप जल्दी स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे देखते हैं और भी मजा आएगा। देखो इसके अंदर अच्छी अच्छी बातें हैं वो बाकी मैंने बता दी है, और तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले। अब देखो आगे, इसे स्त्री व पुरुष, स्त्री व पुरुष दोनों करते हैं, स्त्री व पुरुष दोनों करते हैं। अब देखो विशेषताएं, विशेषताएं देखो क्या क्या होता है इसके अंदर। अनूठी नृत्य अदायगी, अनूठी नृत्य अदायगी, शारीरिक क्रियाओं को शारीरिक क्रियाओं का अद्भुत संचालन, लय की विविधता,
लड़की भी दिया था। फिर देखो 7 से 8, 7 से 8 मटके सिर पर रखकर नृत्य करना। नृत्य करना, नृत्य करना और 7 से 8 मटके सिर पर रखकर नृत्य करना। तलवार व कांच पर नृत्य करना। मुंह से रुमाल उठाना, मुंह से रुमाल उठाना, मुंह से रुमाल उठाना था। गिलास पर नृत्य करना। देखो इस प्रकार की शारीरिक क्रियाएं संचालित की जाती हैं। जैसे 7 से 8 मटके तो सिर पर होते ही हैं। फिर देखो तलवार पर नृत्य करना, कांच पर पैर रखते हुए नृत्य करना, मुंह से रुमाल उठाया जाता है। देखो सोचो किस हिसाब से उठाया जाता होगा। सिर पर 7 से 8 घड़े हैं, तलवार है, कांच है और फिर गिलास के किनारों पर, थाली के किनारों पर कई बार कई जगह किया जाता है। तो इस प्रकार से नृत्य इतना प्रसिद्ध है। मुंह से रुमाल उठाना, गिलास पर नृत्य करना आदि। देखो स्त्री पुरुष दोनों इस नृत्य को करते हैं। ये विशेषताएं हैं अनूठी नृत्य अदायगी। अनूठी नृत्य अदायगी, अनूठी मतलब एक विशेष तौर से बहुत अच्छी नृत्य अदायगी। इस नृत्य को करने के लिए बहुत सारी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। शारीरिक क्रियाओं का अद्भुत संचालन किया जाता है। लय की भी विविधता होती है, जो मैंने बता दिया आपको। 7 से 8 मटके सिर पर रखकर नृत्य करना, तलवार और कांच पर नृत्य किया जाता है, मुंह से रुमाल उठाना, गिलास पर नृत्य करना। अब देखो आगे देखो, और भी बचा भी तो देखो कंप्लीट नहीं हुआ है। इसमें ढोलक वाद्य यंत्र, ढोलक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यह है शंकरिया, शंकरिया सूरदास, शंकरिया सूरदास, शंकरिया सूरदास ढोला मारू, ढोला मारू नाच के रूप में प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध अन्य देखो, अन्य देखो दयाराव, रूप सिंह तारासर। ये तारासर में देखो इन्होंने 102 मटके, 102 मटके सर पर रखकर नृत्य किया था। तो इतना विशाल और प्रसिद्ध नृत्य है, बहुत अच्छा नृत्य है। एक बार जरूर मैं चाहूंगा कि आप सभी देखो और आप जो फिल्मों के अंदर कई प्रकार के स्टंट किए जाते हैं, आजकल तो चलन है इस प्रकार का कि फिल्मों के अंदर कितने प्रकार के स्टंट किए जाते हैं, आप उनको तो देखते हो, लेकिन अपनी ही राजस्थानी संस्कृति, अपनी ही संस्कृति के अंदर जो इस प्रकार के हैं,
अगर इन नृत्यों को अच्छी तरीके से सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जाए, अगर जनसभाओं के अंदर इनको आयोजित किया जाए या इनको और भी चारों तरफ प्रोत्साहित किया जाए और अच्छी तरीके से इनका आयोजन किया जाए, तो सोचो ये कितने आगे जा सकते हैं। किस प्रकार के अद्भुत नृत्य होते हैं, इनके अंदर किस प्रकार की कलाओं का आयोजन किया जाता है। इसलिए तो दूसरे की अच्छाई देखने की अच्छा है कि अपने अंदर को जानो और उसकी अच्छाई को बाहर निकालो। इसलिए तो अपना हवाई नृत्य है कंप्लीट समापन की तरफ है, आप जल्दी से उतारो, फिर आगे और नृत्य देखते हैं कौन से अच्छे नृत्य और बचे हैं जिनको हम जानना भी बाकी है। तो अभी देखते हैं, जल्दी से उतार लीजिए। नाच देखो शंकरिया सूरदास तो नमारू नाच, तो ये नाच और भी है। देखो निकला चाहो तो आपको गोरी, डोकरी और बीका जी, ये भी आप उतारना चाहो तो देखे ना, कभी नाम आ ही जाए। अब देखिए दूसरा है तेरे ताले नृत्य। तेरे ताले नृत्य देखो, तेरे ताले नृत्य नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसके अंदर 13 मंजिरों का प्रयोग किया जाता है। वैसे तो मंजिरा, चौतारा, वाक्या, बहुत सारे इनके अंदर वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन मंजिरों का प्रयोग इसके अंदर सर्वप्रमुख किया जाता है। 13 मंजिरे देखो, 9 तो दाएं पांव पर, 9 मंजिरे दाहिने पैर पर बांधे जाते हैं। 9 मंजिरे तो दो 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 दोनों हाथों की कोहनियों पर, यहाँ पर मान ये कोहनी, ये कोहनी, दो हो गए, 2 कोहनी, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, 2 हो गए, 2 हाथों की कोहनियों पर। एक मंजिरा मतलब एक ही साथ में 2 हाथों में लेकर किए जाते हैं। 9 और 4 13 मंजिरें हो गई। तो इस प्रकार से 13 मंजिरों का प्रयोग करते हुए ये नृत्य किया जाता है, इसलिए इसको 13 ताली नृत्य कहते हैं। सर्वप्रमुख 13 ताली नृत्य जो किया जाता है वो किया जाता है रामदेव जी के मेले में। जो कहाँ बढ़ता है रामदेव जी का मेला, मैंने आपको बताया भी था। रामदेवरा जो बढ़ता है, रामदेवरा जैसलमेर में, पोखरण जैसलमेर वगैरह में है। तो रामदेवरा मेले के अंदर सर्वप्रमुख ये कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा वहाँ पर ये नृत्य किया जाता है, तो वहाँ का सर्वप्रमुख है। आपको सबसे अच्छे तरीके से अगर इस नृत्य को देखना है तो रामदेव जी के मेले में देख सकते हो। वहाँ पर इस नृत्य को बहुत ही नृत्य अदायगी के साथ किया जाता है और 13 मंजिरों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए प्रसिद्ध है। कुछ प्रमुख कलाकार जैसे मांगी बाई है। मांगी बाई ने 1954 के लगभग, शायद 1954 के लगभग मांगी बाई ने जवाहरलाल नेहरू के समक्ष इस नृत्य को किया था। तब से ये बहुत विश्व प्रसिद्ध नृत्य है। बाकी कलाकार तो और भी है, बाकी मांगी बाई हुई, मांगी बाई, लक्ष्मण दास कामड़ वगैरह, ये ऐसे हैं जो विश्व प्रसिद्ध कलाकार हैं इसके। बाकी अगर इस नृत्य को अच्छी तरीके से देखना है प्रत्यक्ष के अंदर, तो आप रामदेव जी के मेले में देख सकते हो। बाकी आप यूट्यूब वगैरह पर तो आप देख सकते हो कभी भी। तो 13 दल नृत्य इसकी ये कहानी है। बाकी व्यावसायिक नृत्य के अंदर ये सिरमौर है।
कहीं पर भी किया जा सकता है। आप चाहो तो पर्सनली आयोजन करवा सकते हो, लेकिन आपको उसके पैसे देने पड़ेंगे, इसलिए व्यावसायिक नृत्य के अंदर ये शामिल है। तो देखो क्या है इसके बारे में फैक्ट्स। उद्गम देखो पहले तो, उद्गम है पादरला गांव, पादरला गांव पाली, पादरला गांव पाली। रामदेव जी के मेले में कामड़िया संप्रदाय की महिलाओं द्वारा नृत्य किया जाता है। ये नृत्य किया जाता है रामदेव जी के मेले में कामड़े संप्रदाय की महिलाओं द्वारा ये नृत्य किया जाता है। कामड़े संप्रदाय की महिलाओं द्वारा ये नृत्य किया जाता है। इसमें यार ये थोड़ा सा बोर्ड में थोड़ा सा देखो मिस्टेक है। इसमें मंजीरा, तानपुरा, चौतारा, वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। इसमें 13 मंजिलों प्रयोग होता है। जिसमें से 9 दाहिने पैर पर, 2 हाथों के कोनियों में है, एक सेकंड रुपये, दोनों हाथों में लेकर नृत्य किया जाता है। फिर एक विशेषता और है, यह है नृत्य। ये नृत्य बैठकर किया जाता है, ये एक विशेषता है। चलकर, बैठकर, लेटकर, किसी प्रकार से, लेकिन ज्यादातर बैठकर ये नृत्य किया जाता है। तो देखो 13 ताली नृत्य उद्गम पादरला गांव पाली। रामदेव जी के मेले में कामड़िया संप्रदाय की महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है।
इसमें मंजीरा, तानपुरा, चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। देखो ये और सर्व प्रमुख मंजीरा है। इसमें 13 मंजीरों का प्रयोग होता है, जिसमें 9 दिख रहा होगा आप सभी को। 9 दाहिने पैर पर बांधे जाते हैं, दाएं पैर पर 9 मंजीरे बांधे जाते हैं। 2 हाथों की कोहनियों पर, एक ये कोहनी, एक इस हाथ की कोहनी, 2 हो गई। फिर 2 हाथ दोनों हाथों के अंदर लेकर ये किया जाता है, पूरे 13 मंजीरे कंप्लीट। फिर देखो हाथ में लेकर नृत्य किया जाता है, ये नृत्य बैठकर किया जाता है। तो ये इतना लिखो। फिर देखो आगे बढ़ते हैं, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए। मांगी बाई वह प्रमुख कलाकार है। प्रमुख कलाकार है। मांगी बाई ने यह नृत्य जवाहरलाल नेहरू के समक्ष प्रदर्शित किया था। मांगी बाई ने यह नृत्य जवाहरलाल नेहरू के समक्ष प्रदर्शित किया था। और अन्य कलाकार देखो, अन्य कलाकार है मोहिनी नारायण। तो ये देखो 13 नृत्य यहाँ पर कंप्लीट है। मांगी बाई व लक्ष्मण दास कामड़ी थे, कामड़ी जाति गई, प्रमुख कलाकार है। मांगी बाई ने यह नृत्य जवाहरलाल नेहरू के समक्ष प्रदर्शित किया। अन्य कलाकार मोहिनी और नारायण। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले फिर कंप्लीट करते हैं इनको, व्यवसाय करते हो। अब देखिए अभी तीसरा है कच्ची घोड़ी। कच्ची घोड़ी करते हैं। देखो विवाह के अवसर से, जैसे कबड्डी क्षेत्र हो या कहीं और क्षेत्र, या फिर आपने कभी फिल्मों में सीरियल वगैरह के अंदर देखा होगा कभी, कच्ची घोड़ी एक पुरुष होता है, वो
अपनी कमर पर जाए, कमर पर जो है अपनी कमर पर वो बांस की घोड़ी बना करके, बिल्कुल एक कृत्रिम घोड़ी बना करके इस तरीके से बनाया जाता है कि वो अपनी कमर पर बांध ले, उसको बना करके फिर नृत्य करता है। इस प्रकार का नृत्य बहुत प्रसिद्ध है। विवाह के, शादी विवाह, विशेष आयोजन, विशेष त्योहार के ऊपर इस नृत्य को बहुत आयोजित किया जाता है और ये व्यावसायिक नृत्य के अंदर बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है। इसको पुरुषों द्वारा अपने कमर पर कृत्रिम घोड़ी, मतलब बांस की ज़्यादातर बंधी हुई होती है, वो बांध कर किया जाता है। ज़्यादातर शेखावट क्षेत्र के इस साइड के अंदर क्या है कि विवाह के अवसर इसको सर्वाधिक किया जाता है इसका आयोजन। शेखावट क्षेत्र में बड़े बड़े लोगों की शादी के अंदर विवाह के अवसर पर आप इस नृत्य को आम तरीके से देख सकते हो, बिल्कुल आम तरीके से। और यह नृत्य जो है वो विशेष पैटर्न कला के लिए प्रसिद्ध है, विभिन्न प्रकार के। ये सबसे अच्छा तो इसके अंदर कमल के फूल समान पैटर्न बनता है। 8 पुरुष होते हैं, वो पंक्तिबद्ध अपने नृत्य करते हुए जाते हैं और एक तरह से मनोरम दृश्य इसका बनता है। इस प्रकार से एक व्यावसायिक नृत्य है। अब देखो इसके फैक्ट्स वगैरह क्या है, फिर और समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से। तो देखो कच्ची घोड़ी नृत्य, यह नृत्य कच्ची घोड़ी नृत्य, यह नृत्य शेखावटी कुचामन, दीवाना, परबत्सर में मुख्यतः किया जाता है। कुचामन यह नृत्य शेखावटी, कुचामन, दीवाना, परबत्सर में मुख्यतः किया जाता है। वाद्य यंत्र, ढोल, फिर देखो इसमें पुरुष अपनी कमर पर एक सेकंड, पुरुष अपनी कमर पर बांस की बांध कर नृत्य करता है। फिर देखो यह नृत्य अपने विशेष पैटर्न है तो प्रसिद्ध है। फिर एक बार देखो इतना स्क्रीनशॉट ले, फिर जस्ट आगे देखते हैं थोड़ी देर बाद, जल्दी से लेगी। आगे देखिए इसमें
कमल के फूल को पैटर्न बनता है। इसमें 8 पुरुष, 2 पंक्तियों में नृत्य करते हैं। फूल का पैटर्न बनता है। इसमें 8 पुरुष 2 पंक्तियों में नृत्य करते हैं। इसमें नकली लड़ाई का दृश्य उत्पन्न होता है। कलाकार छावरचंद गहलोत और गोविंद पारिक। तो कमल के फूल समान पैटर्न बनता है। ये पैटर्न कला है तो ये नृत्य परिचित है। फिर 8 पुरुष 2 पंक्तियों में नृत्य करते हैं। नकली लड़ाई का दृश्य उत्पन्न होता है। कलाकार छावरचंद गहलोत और गोविंद पारिक। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए अब ये नृत्य जो व्यावसायिक नृत्य है वो कंप्लीट है। इसके नीचे मैंने लिखाया था 4थे नंबर का चरी नृत्य और 5वां कालबेलिया नृत्य। इन दोनों नृत्यों को हम पहले पढ़ चुके हैं। वैसे व्यावसायिक नृत्यों के अंदर मैंने सिर्फ नाम लिखा है कि व्यावसायिक नृत्य कौन से हैं। तो आज के लिए इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। फिर हम अगले वीडियो में नई वीडियो में आपको नई क्लास के साथ नए नृत्य के साथ आपके सामने आएंगे और शायद 2 या 3 क्लासों के अंदर ये कंप्लीट भी जाएगा। और अच्छे से मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, अपने बड़े बूढ़ों का आदर कीजिए, अपने परिवार को खुशहाल रखिए और कोई भी गलत काम मत कीजिए। इनके अंदर सही तरीके से सही काम किया जाए तो वैसे ही सफलता के मार्ग बहुत हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ज़िंदगी में हमेशा हंसमुख रहिए और हमेशा अच्छे काम कीजिए, ईमानदारी से मेहनत कीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। मैं सुनील कुमार फिर से आपके साथ नई क्लास के साथ हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।